अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ सेल डिवीजन। क्या है सेल डिवीजन? द बेस्ट एग्जांपल इज़ जब हम अपने नेल्स कट करते हैं या आप अपने हेयर्स की कटिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद हमारे नेल्स दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं या हमारे हेयर्स दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि जब आपको स्किन पे कट लगता है तो स्किन की कटिंग या जो आपको कट लगा होता है वो थोड़े टाइम बाद रिपेयर हो जाता है, हीलिंग हो जाती है उसकी, और वो दोबारा से एक न्यू कवरिंग आपके पास आ जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है? सेल डिवीजन की वजह से होता है। हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली हर वक्त डिवाइड करते रहते हैं, जैसे कि हमारी स्किन के सेल्स, हमारी इंटेस्टाइनल वॉल के सेल्स या एम्ब्रियो वगैरह। जबकि दूसरी तरफ कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि डिवाइड नहीं होते या बहुत कम डिवाइड होते हैं, जैसे हमारे हार्ट के सेल्स आ जाते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स आ जाते हैं और नर्व सेल्स आ जाते हैं। अगर सेल डिवीजन की काइंड्स की बात करें तो सेल डिवीजन की दो काइंड्स हैं। सेल डिवीजन नाम से क्या पता चल रहा है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड हो जाता है। जो पुराना या प्री एग्जिस्टेंट सेल्स है वो डिवाइड होकर नए डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं और वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम सेल डिवीजन की काइंड्स की बात करें तो दो काइंड्स हैं। फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। माइटोसिस वो डिवीजन है जो कि सोमेटिक सेल्स में होती है, मियोसिस वो डिवीजन है जो कि सेक्स सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स से मुराद वो सेल्स जैसे हमारे नेल्स के सेल्स हो गए, हमारे हेयर्स के सेल्स हो गए, जबकि मियोसिस जो सेक्स सेल्स में होती है वो हमारे सेक्स सेल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल स्पर्म और एग आ जाता है, उसमें जब फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और एज ए रिजल्ट डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी टाइप ऑफ डिवीजन को क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। अब हमने देखा कि सोमेटिक सेल्स हैं और सेक्स सेल्स हैं। सेक्स सेल्स इज ऑल्सो नॉन एज जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स वो बॉडी सेल्स होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे नेल्स के सेल, जब नेल्स में डिवीजन होती है तो उस डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं, और उसमें पुराने सेल जब नए सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल पुराने सेल्स से नए सेल्स में पास नहीं करता। ऐसे सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। जबकि सेक्स सेल्स और जर्म सेल्स की अब बात करें तो सेक्स सेल्स और जर्म सेल्स में जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं और डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है तो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी आता है, यानी कि प्री एग्जिस्टेंट सेल्स से डॉटर सेल में भी आता है। ऐसे सेल्स को जर्म सेल कहा जाता है। याद रखिएगा ये जो माइटोसिस सोमेटिक सेल में होती है, ऐसे सेल्स के पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं, जबकि जो जर्म सेल्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं जैसे स्पर्म और एग, उनके पास सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक हो गया? यानी कि माइटोसिस याद रखिएगा सोमेटिक सेल में होती है और सोमेटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल भी ट्रांसफर नहीं होता और सोमेटिक सेल में डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्रोमोसोम्स। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो कि स्पर्म और एग्स में होता है, सिंगल नंबर ऑफ या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और ऐसे सेल्स को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं और इनमें जो डिवीजन होती है उसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस हमने पहले डिस्कस कर दिया, वो डिवीजन है जो कि जिसमें सोमेटिक सेल यूज होते हैं और सोमेटिक सेल्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगर हम माइटोसिस की तरफ आएँ तो माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉयड सेल, जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल है, वो जो डॉटर सेल बनाएगा उसके पास भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सोमेटिक सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है उसके पास भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। और एक और चीज़ भी कि जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस में जब पेरेंट से डॉटर की फॉर्मेशन होती है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि तीसरी चीज़ आ जाती है कि जब माइटोसिस होती है तो माइटोसिस के रिजल्ट में एक डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करता है और दोनों डॉटर सेल के पास क्या होते हैं? डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल साइकिल, इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन क्या होती है, उसकी काइंड्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी काइंड है, जनरली हमने देखा था। आज हम स्पेसिफिकली बढ़ते हैं कि एक सेल डिवाइड कैसे होना स्टार्ट होता है। याद रखिएगा सेल डिवीजन के या सेल साइकिल, जो कंप्लीट एक सेल का साइकिल होता है, कैसे वो ग्रो करता है, कैसे उसमें उसकी बॉडी पार्ट्स की सिंथेसिस होती है, फिर वो डिवाइड होता है, फिर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट करता है। तो ये जो कंप्लीट एक साइकिल है ये दो स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है, ये दो प्रोसेसेस पे कंसिस्ट करता है। एक आ जाता है इंटरफेस और दूसरा आ जाता है माइटोसिस। यहाँ पे अब आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है कि इंटरफेस लिखा हुआ है।
ये जो इंटरफेज है ये स्टार्ट हो रहा है या ये फर्दर कंसिस्ट करता है 3 सब फेजेस पे। हमने ये कहा कि जो सेल साइकिल है वो 2 मेन फेजेस पे कंसिस्ट करता है, एक इंटरफेज और दूसरा माइटोसिस। तो अब इंटरफेज के सब फेजेस कौन कौन से हैं? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। आपको एरो से नज़र आ रहा है कि आपका जो इंटरफेज है सेल साइकिल का वो कितना बड़ा है, यानी कि आपका जो सेल है अगर वो अपनी ग्रोथ और डिवीजन की बात करें तो ग्रोथ का टाइम भी उसका ज़्यादा होता है, सिंथेसिस का टाइम भी ज़्यादा होता है, G2 फेज भी उसका ज़्यादा होता है, जबकि माइटोसिस का थोड़ा सा अर्सा होता है। कहने का मकसद ये हुआ कि एक सेल जो 2 टाइप ऑफ फेजेस पे कंसिस्ट करता है उसका लॉन्ग फेज कौन सा आ जाता है? इंटरफेज आ जाता है। ये आ जाता है एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको नजर आ रहा है कि इंटरफेस कितना बड़ा है। अब इंटरफेस के सब फेजेस की तरफ आते हैं। याद रखिएगा इंटरफेस फर्दर 4 सब फेजेस पे कंसिस्ट करते हैं। G1 फेज आपके पास है फर्स्ट फेज, S फेज सेकेंड फेज और G2 फेज थर्ड फेज। इसमें एक फेज मिसिंग है जो कि G0 फेज होता है। G0 फेज G1 फेज से पहले आता है और उसमें ये होता है कि जो नया बना हुआ सेल होता है ना वो थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करता है, उसकी रेस्टिंग कंडीशन होती है। उसके बाद G1 फेज आ जाता है। G1 फेज में सेल थोड़ा सा ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ के बाद S फेज आ जाता है जिसमें उसकी बॉडी में DNA की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है G2 फेज जिसमें उसकी सेल की फर्दर डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट के रिजल्ट में वो अपने आप को रेडी कर लेता है किसके लिए? माइटोसिस के लिए। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा सा फेज आ रहा है जिसे हम माइटोटिक फेज कहेंगे और ये भी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। और फिर माइटोसिस कंप्लीट करने के बाद जब 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि माइटोसिस के रिजल्ट में एक सेल 2 सेल बनाता है, तो वो 2 सेल दोबारा से इंटरफेस कंडीशन में चले जाते हैं। यानी कि जो सेल साइकिल है वो 2 फेजेस पे कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट फेज इज लॉन्ग फेज जिसमें G0, G1, S एंड G2 फेज आ जाता है। ये G जो है ये गैप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही ग्रोथ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि S जो है वो सिंथेसिस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी आपके पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको स्पेसिफिक होकर बता दिया गया है कि इंटरफेज में G1 फेज है, ग्रोथ फेज है, S फेज सिंथेसिस फेज है, DNA रेप्लिकेशन होती है। अच्छा, DNA रेप्लिकेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है, आप अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसे। लेकिन जनरल मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो सेल के अंदर सेल का जो बॉडी होती है उसके अंदर DNA की कॉपीज़ बनती हैं। कॉपीज़ का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा DNAs की फॉर्मेशन हो जाती है, उसी का सेम कॉपी जो है वो बनने लग जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। और फिर सेकेंड आ जाता है जो लास्ट इंटरफेस का फेज़ है वो है G2 फेज़ जिसमें फाइनल प्रिपरेशन होती है डिवीजन के लिए। और अब जो है वो हमारा सेल किसके लिए तैयार हो गया है? डिवीजन के लिए रेडी हो गया है और उसमें डिवीजन होती है माइटोसिस जिसे हम कहते हैं। और माइटोसिस के रिजल्ट में दोबारा से 2 डॉटर सेल बनते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइटोसिस के रिजल्ट में 2 डॉटर सेल बनते हैं और वो डॉटर सेल दोबारा से फिर इंटरफेस कंडीशन में चले जाते हैं। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि सेल डिवीजन की जो बेसिक्स है वो क्या है। कि याद रखिएगा कोई भी सेल कोई भी न्यू सेल खुद से नहीं आ जाते बल्कि न्यू सेल पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक हो गया। और ये किस प्रोसेस की वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होता है। अब हमने देखा कि इंटरफेस में ग्रोथ भी हुई, रेप्लिकेशन भी हुई, फिर दोबारा से डेवलपमेंट भी हुई, तो फाइनली नया सेल नहीं बना। कहीं पे इंटरफेस में न्यू सेल की फॉर्मेशन हुई नहीं हुई, तो नया सेल कब बनेगा? जब वो माइटोसिस उसके अंदर होगी सेल के अंदर और एज अ रिजल्ट माइटोसिस के न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई। जैसे यहाँ पे भी क्या हुआ? माइटोसिस हुई, डिवीजन हुई और 2 डॉटर सेल्स बन गए। थैंक यू। यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में हमने पहले जनरल डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ डिवीजन है। आज हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे एक सेल डिवाइड होता है। माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 पेरेंट सेल, डिवाइड हो रहा है किसमें? 2 डॉटर सेल्स में। क्लियर हो गया? माइटोसिस मेनली सोमेटिक सेल्स में होता है। और दूसरी चीज आ जाती है कि माइटोसिस में पेरेंट सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बनने वाले डॉटर सेल के पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट सेल के पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो बनने वाले दोनों डॉटर सेल्स के पास क्या होंगे? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं।
माइटोसिस फर्दर कंसिस्ट करता है प्रोफेज पे, मेटाफेज पे, एनाफेज में, टीलोफेज में। ये कुछ स्टेजेस हैं जो कि क्या हैं, किसके हैं, माइटोसिस के हैं। फर्स्ट फेज की तरफ आते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड है। एक आ जाता है अर्ली प्रोफेज, सेकेंड आ जाता है मिडल प्रोफेज एंड थर्ड आ जाता है लेट प्रोफेज। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है, अर्ली प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि माइटोसिस जो है वो अपने आप को तैयार करने लग जाता है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। और उसमें सेकंड काम क्या होता है कि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है। क्रोमोसोम पहले लॉन्ग इन साइज होते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं। क्लियर हो गया, ये किस में हो रहा होता है, अर्ली प्रोफेज में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट मिडल प्रोफेज। मिडल प्रोफेज में जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप जितना भी था, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वो सारा क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। सिर्फ सेल में क्या रह जाता है, एक सेल की आउटर वॉल रह जाती है, सेल वॉल रह जाती है, और अंदर उसके क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोल्स रह जाते हैं। ठीक हो गया। और थर्ड फेज आ जाता है हमारे पास प्रोफेज, जो कि कौन सा फेज है, लेट प्रोफेज है। एक था अर्ली प्रोफेज जिसमें आपके पास क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हुई थी, दूसरा आ जाता है मिडल प्रोफेज जिसमें आपके पास सिर्फ न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, और थर्ड पे आ जाता है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, वो सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ। फॉर एग्जांपल याद रखिएगा, एक सेल के पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो दोनों सेंट्रियोल्स अब क्या होता है, लेट प्रोफेज में अलहदा हो जाने लग जाते हैं। एक पोल की तरफ मूव करता है, दूसरा दूसरे पोल की तरफ मूव करता है। दोनों एक दूसरे से इतना दूर जाते हैं कि वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते ही याद रखिएगा, इसमें एक और काम ये भी होता है कि ग्रीन फाइबर्स जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये एस्ट्रल रेज होती हैं, ये सेंट्रियोल्स के अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स को सेंट्रियोल्स को सराउंड कर देता है, और जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल को सराउंड करता है तो एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये अब आपको नजर आ रहा है, एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है दोनों पोल्स पे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं। तो क्या हुआ कि लेट प्रोफेज में सेंट्रियोल पहले ऑपोजिट पोल की तरफ मूव हुए, और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होने के बाद उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलना स्टार्ट हो गए, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं, यानी कि एस्टर्स की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे प्रोफेज कंप्लीट हो गया। अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ये पूरा प्रोफेज है जिसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन भी होगी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारा डिसअपीयर हो गया, और सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। क्लियर हो गया। और यहाँ पे एक और काम भी होगा। आपको मैंने शुरू में तो ये कहा कि डीएनए जो है, क्रोमोसोम्स जो है वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, क्रोमोसोम की कॉपी बनेगी, और कॉपी बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाएंगे। क्लियर हो गया। ये अब आपको लास्ट में पता चलेगा कि 4 क्रोमोसोम्स की यहाँ पे फॉर्मेशन क्यों हुई है, लेकिन आप याद रखिएगा कि यहाँ पे डीएनए की क्रोमोसोम की कॉपी बनना स्टार्ट हुई है, और एज अ रिजल्ट 4 क्रोमोसोम्स कन्वर्ट हो गए। ये पूरा एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें शो किया हुआ ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि सेंट्रियोल से निकल रहे हैं, ये एस्ट्रल स्ट्रक्चर है, ये अंदर सेंट्रियोल्स आ जाते हैं। अब हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। ठीक हो गया। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रल जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और ये जो आउटर 4 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स हैं हर क्रोमोसोम के पास, इनको हम क्रोमाटिड्स कहते हैं या सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं। क्लियर हो गया। ये पूरा प्रोफेज है। अब आ जाता है हम मेटाफेज की तरफ। मेटाफेज में एक काम ये होता है कि वो जो एस्टर्स थे उनमें से जो फाइबर्स निकल रहे थे ना, वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाते हैं। ठीक हो गया। उनका साइज इंक्रीज होने लग जाता है, उनकी लेंथ इंक्रीज होने लग जाती है, और जैसे ही उनकी लेंथ इंक्रीज होती है तो वो जितने भी क्रोमोसोम्स बने थे ना आपके पास कॉपीज, उन सबको अरेंज कर देती है किसमें, एक सेल के सेंट्रल में एक प्लेट बना देती है, एक सीक्वेंस में इक्वेटोरियल प्लेट जैसे हम कहते हैं ना। आपको पता है इक्वेटोरियल प्लेट क्या होती है, हमारे पूरे अर्थ की जो सेंट्रल प्लेट होती है उसे हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, पूरे सेल के सेंटर में एक प्लेट बन जाती है जो कि किसकी होती है, क्रोमोसोम्स की होती है। इन क्रोमोसोम्स को किसने अपने एक सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है, इन स्पिंडल फाइबर्स ने। इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। मेटाफेज में याद रखिएगा सिर्फ इस मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर हो गया।
ये अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ये भी एक मेटाफेजिक प्लेट बनी हुई है, ये एस्ट्रल स्ट्रक्चर है, एस्टर्स हैं, और यहाँ पे ये मेटाफेजिक प्लेट बनी हुई है। यहाँ पे भी ये ग्रीन जो है वो स्पिंडल फाइबर्स हैं जिन्होंने जो अटैच हुए हैं किसके साथ, इस मेटाफेजिक प्लेट के साथ। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेटाफेजिक प्लेट बनी है। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किसकी, मेटाफेज की। तो यहाँ पे हमारा मेटाफेज कंप्लीट हो गया। मेटाफेज के बाद जो थर्ड फेज आ जाता है माइटोसिस का, उसे हम क्या कहते हैं, एनाफेज कहते हैं। एनाफेज में क्या होगा, आपको याद होगा मेटाफेज में यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बनी थी। एनाफेज में वो स्पिंडल फाइबर्स जिन्होंने मेटाफेजिक प्लेट बनाई हुई थी वो अब क्या करेंगे, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको अलहदा कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा बताती चलूं कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, हर क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। एनाफेज में क्या होगा कि एक तरफ से सेंट्रियोल एक एक सिस्टर क्रोमेटिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, और इसी तरह से जो आपके पास ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये यूं सेंटर लाइन से बिल्कुल अलहदा हो जाएंगे, हाफ एक तरफ मूव कर जाएंगे पोल के और हाफ दूसरी तरफ मूव कर जाएंगे किसके, पोल के। क्लियर हो गया। और एज अ रिजल्ट कुछ ऐसी सी सिचुएशन बन जाएगी। एनाफेज में सिर्फ यही होता है कि सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है, और एक एक सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ यानी कि सेंट्रियोल्स की तरफ मूव करते जाएंगे। क्लियर हो गया। ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंट्रियोल्स हैं तो उनके फाइबर्स ने इन्हें अलहदा कर दिया, और ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो बिल्कुल सेंट्रल से अलहदा हो गए हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज जो है वो लास्ट फेज है किसका, माइटोसिस का। टीलोफेज में यही होता है कि जब ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे ना तो ये क्या होंगे, सेंट्रियोल्स के इर्द गिर्द से फाइबर्स जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो है वो कंप्लीट डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। और सेल जैसे अब आपको याद होगा जैसे यहाँ पे ये हुआ था ना, तो अब कंप्लीटली ये उसके करीब जब जाएंगे ना, सेंट्रियोल के करीब क्रोमोसोम्स जाएंगे तो जाते ही यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ से ये जो ब्लैक कलर की सेल वॉल है ये थोड़ी सी इनवर्ड मूव करेगी। ठीक हो गया। और इनवर्ड मूव करने के रिजल्ट में यहाँ पे एक सेपरेशन लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। और ये सेपरेशन लाइन इसीलिए बनती है कि अब जो है वो आपके पास दो डॉटर सेल्स बन गए हैं और ये दोनों अब क्या हो रहे हैं, सेपरेट होना चाह रहे हैं। जैसे कि ये भी एक डायग्रामेटिक, बल्कि हम नहीं कहेंगे, ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि सेंट्रल में ये बारीक सी लाइन लगी हुई है। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से वो जो आपको याद होगा कि हमारे मिडल प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर हुआ था, यहाँ पे वो दोबारा से अपीयर होने लग जाएगा। सेल के अंदर जितनी भी चीजें थी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सारी क्या हो जाएंगी, दोबारा से दोनों सेल्स के पास आ जाएंगी वापस, इस सेल के पास भी और इस सेल के पास भी। ठीक हो गया। और अगर हम इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। याद रखिएगा हमारे पास बिल्कुल शुरू में तो दो सेंट्रियोल थे ना सेल के पास, लेकिन जब भी सेंट्रियोल में डिवीजन होने लगती है ना, तो जब एस्टर्स की फॉर्मेशन हुई हुई थी शुरू में और यहाँ तक पहुंचेगा ना सेल, तो ये सेंट्रियोल भी अपनी कॉपी बनाएगा। ठीक हो गया। और कॉपी बनाने के रिजल्ट में दोनों सेल्स के पास क्या हो जाएंगे, डबल डबल सेंट्रियोल्स आ जाएंगे, अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा। उसी तरह से आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे हर सेल के पास 4 क्रोमेटिड्स हैं। ये 4 क्रोमेटिड्स दो दो करके कंबाइन होंगे तो बनने वाले डॉटर सेल के पास क्या होगा, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोबारा से आ जाएगा। ठीक हो गया। और लास्ट स्टेप में आ जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के रिजल्ट में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इसमें कंप्लीट एक लेयर आ जाएगी इसके सेंटर में, दोनों सेल्स के सेंटर में एक लेयर बन जाएगी। ठीक हो गया। और लेयर बनने के रिजल्ट में साइटोकाइनेसिस का मतलब असल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। काइनेसिस डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, एक क्लीवेज बनती है। क्लीवेज का मतलब एक इनवर्ड मूवमेंट होती है सेल की, जैसे अब आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सेल के अंदर एक लेयर बनती है और दोनों सेल फाइनली जो है वो अलहदा हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास एक पेरेंट सेल से कन्वर्ट हो जाएंगे, दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर हम एक नजर डालें अपने कंप्लीट माइटोसिस के प्रोसेस में तो ये होता है। ठीक हो गया। एक सेल था
उसमें थोड़ी सी इलॉन्गेशन होगी, उसमें क्रोमोसोम्स की कॉपीज बनेंगी, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने के बाद क्रोमोसोम्स को अरेंज करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट बनाने के बाद वो मेटाफेजिक प्लेट टूट जाएगी, क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमाटिड की फॉर्म में दोनों ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते जाएंगे, और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने के बाद जितने भी एस्टर्स थे, जितने भी स्पिंडल फाइबर्स थे, वो रिमूव हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी।